नमस्कार। न्यूज़ 18 पर आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। ईरान और इजराइल पर दुनिया भर की निगाहें टिकी हुई हैं। इससे पहले रशिया और यूक्रेन पर दुनिया भर की निगाहें टिकी थी। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों को ही लेकर कई बातें आ रही थी। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी आपके मन में कई सवाल होंगे कि अभी भी क्या ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा, क्योंकि लगातार कई ऐसे बयान आए हैं जिसको लेकर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं जो है देखने को मिली हैं, सुनने को मिली हैं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। इन सब चीज़ों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मौजूद है डिफेंस एक्सपर्ट कर्नल दानवीर सिंह जी। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। सर, सबसे पहले क्योंकि अभी जो सबसे ज़्यादा हाईलाइट है ईरान और इजराइल, कैसे देख रहे हैं आप दोनों को? क्या दोनों का मामला शांत होता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अगर डोनाल्ड ट्रंप के ट्वीट से शुरुआत करते हैं, जब उन्होंने कहा कि सीज़ फायर दोनों मुल्कों ने मान लिया है, तो तब से लेकर अभी तक बात करें तो काफ़ी सारी मिसाइल्स चल चुकी हैं। बीर शबीबा के अंदर 4 लोगों की डेथ हो चुकी है और जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि आईडीएफ को आदेश दिए गए हैं कि तेहरान के अंदर ताबड़तोड़ बमबारी की जाए। उसके बाद कुछ दोनों तरफ से कार्रवाइयाँ भी हुई हैं और उसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने एक आपत्तिजनक ट्वीट भी किया है, जो कि अमर्यादित भाषा के दायरे में आता है और एक राष्ट्रपति के लेवल पर इस तरीके की बात बिल्कुल भी शोभा नहीं देती है। और कहीं ना कहीं वो ये भी बता रहा है, वो ट्वीट की बात बनती नज़र नहीं आ रही। वो थोड़े बौखलाए हुए हैं, अपसेट हैं, और इसलिए उन्होंने इस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हुए ट्वीट कर दिया है। सर, सीज फायर को लेकर बहुत बात हो रही थी कि अब सीज फायर पर सहमति बन गई है। इसमें फ्रांस ने स्वागत किया था सीज फायर का। इवन चाइना, जो कि हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज करना चाह रहा है, इंडिया और पाकिस्तान के टाइम पर भी उसने सीज फायर को लेकर कहा था चाइना ने कि बेहतर होगा कि दोनों ही देश शांति से बातचीत कर लें। अब चाइना ने यहाँ भी इंटरफेयर किया है। चाइना ने कहा है कि दोनों शांति बनाए रखें और इस युद्ध को आगे ना बढ़ाएं। कैसे देखते हैं आप बाकी कंट्रीज का इन्वॉल्वमेंट इन दोनों के फाइट में? देखिए, बाकी कंट्रीज का तो जो इन्वॉल्वमेंट वो है ही है, लेकिन आपने चाइना का जिक्र किया तो यहाँ पे चाइना का उल्लेख करना बहुत आवश्यक है। और चाइना के नहीं, यहाँ पे भारत और जापान का भी उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये तीनों मुल्क ऐसे हैं जो कि बहुत बड़े पैमाने पर हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर निर्भर हैं। और ये जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हमारी है, ये मिडिल ईस्ट से होती है। हमारी 80% तेल की आपूर्ति मिडिल ईस्ट से होती है और इसका बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो होमरूज जल डमरू मध्य से आता है और ईरान से बिल्कुल बहुत नज़दीक है। 35 किलोमीटर तक का इसका छोटा सा फैलाव है और इसको बड़ी आसानी से ईरान बंद कर सकता है। और अगर ऐसा कर दे तो इसमें भारत के लिए, चीन के लिए और जापान के लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। यहाँ पर इस बात को उजागर करना या उसको अंडरलाइन करना बहुत आवश्यक होगा कि हरदीप पुरी साहब ने 2 दिन पहले ही कहा था कि हमने अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स को डाइवर्सिफाइड कर दिया है। सो ये एक चैलेंज है, चाहे वो इंडिया हो, चाइना हो और जापान हो। तो मेरे ख्याल से अगर इनका सीज फायर होता है तो ये सारे मुल्क जो एनर्जी डिपेंडेंट हैं, ख़ासतौर से इजराइल पर, इस इलाके से और होर्मुज और इस इलाके से जो तेल आता है, तो मेरे ख्याल से ये सारे के सारे इस चीज़ का स्वागत करेंगे। ठीक है सर, इंडिया के स्टैंड को आप किस तरीके से देखते हैं? इंडिया जिस तरीके से दोनों ही देशों के बीच में अपनी बातें रख रहा है, आप उसको कैसे देखते हैं? देखिए, इंडिया की सिचुएशन समझनी बहुत आवश्यक है। जहाँ तक वेस्ट एशिया का सवाल है, जिसको पश्चिमी देश मिडिल ईस्ट बोलते हैं और भारत वेस्ट एशिया बोलता है, हमारे लिए फ़िलिस्तीन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारे लिए इज़राइल भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ईरान भी बहुत इम्पोर्टेंट है। फ़िलिस्तीनियों का हम समर्थन सैद्धांतिक तौर पर करते हैं। गांधीवादी देश होने की वजह से एक सिद्धांत हमारा जुड़ा हुआ है, इसलिए हम फ़िलिस्तीनियों को उनके हक की बात करते हैं और उनका समर्थन करते हैं। अगर इज़राइल की बात करें तो जब भी भारत के ऊपर संकट आया है, ख़ास तौर से पाकिस्तान की तरफ से, चाहे वो कारगिल का संकट हो या हाल फिलहाल ऑप सिंदूर की रिक्वायरमेंट्स हो, जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज़ जो अगर किसी ने दी हैं, जब पूरी दुनिया ने दरवाजे बंद कर दिए थे, तो वो इज़राइल ही था। इज़राइल ने भारत का
भारत की रक्षा को मजबूत करने के लिए बहुत समर्थन दिया है और वो हमारा एक बहुत अहम पार्टनर है। उसके अलावा उसकी जो मोसाद है इंटेलिजेंस एजेंसी, बहुत ही अव्वल दर्जे की इंटेलिजेंस एजेंसी है और बहुत सारे लेवल्स पर इंटेलिजेंस शेयरिंग भी होती है। वो हमारे लिए, हमारी सुरक्षा के लिए बहुत अहम है। अब रही बात ईरान की, तो ईरान की अगर बात करें तो वो सिविलाइजेशनल कंट्री है, हमारे कई सदियों से उस मुल्क के साथ ताल्लुकात हैं, सांस्कृतिक भी हैं, राजनीतिक भी हैं और आज की तारीख में जियोपॉलिटिकल भी हैं। ईरान एक वाहिद एक मुल्क है जिसके जरिए भारत का दरवाज़ा सेंट्रल एशिया की ओर खुलता है। अफ़गानिस्तान भी ईरान के थ्रू भारत को देखना चाहता है क्योंकि पाकिस्तान के अंदर अस्थिरता है और पाकिस्तान किसी भी हालत में भारत को अफ़गानिस्तान का एक्सेस देना नहीं चाहता, यानी कि आगे चले तो सेंट्रल एशिया का एक्सेस नहीं देना चाहता। तो तीनों जो अहम पॉइंट्स हैं सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया के, वो हमारे लिए अहम है। फ़िलिस्तीन हो, चाहे इज़राइल हो, चाहे ईरान हो, तो हमारी सिचुएशन बड़ी असमंजस वाली है। हम किसी एक का साथ नहीं दे सकते। सर, ताकत की बात करें तो कहीं भी युद्ध होता है तो सवाल यही उठता है कि ताकतवर कौन है। हालांकि ईरान ये कहता है कि वो परमाणु मेकर है, परमाणु फाउंडर है, बहुत सारी चीज़ें ईरान अपने आप के लिए कहता नज़र आया है। इजराइल पीछे नहीं है, इजराइल के पीछे कई देश ऐसे हैं जो उसके साथ खड़े भी हैं। क्या समझते हैं अब ताकतवर कौन और किस जिस तरीके से खामेनेई बचना चाह रहे हैं उस पर कुछ आप कहना चाहें? हालांकि उस पोस्ट का भी मैं जिक्र करूंगी जो आपने अभी एक्स पर डाला था फील्ड मार्शल को लेकर, उसका भी जरूर। देखिए, वो तो सरकास्टिक वे में मैंने कहा था क्योंकि अगर ईरान की जो पूरी टाइमलाइन देखें बयानबाजी की, तो उसमें कहीं ना कहीं पाकिस्तान से वो मिलती जुलती है कि पिटते भी जा रहे हैं, हारते भी जा रहे हैं और जीत का दावा भी कर रहे हैं। और ऐसे में जब पाकिस्तान जैसी स्थिति हो गई, जब सब कुछ नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया, बड़े बड़े एयर बेसिस तबाह हो गए, और तो ऐसे तबाही के बाद आपने अपने जनरल को फील्ड मार्शल बना दिया। तो मेरा उस पॉइंट ऑफ व्यू से, उस लिहाज से एक सरकास्टिक ट्वीट था जिसका आप जिक्र कर रही हैं। तो जो आपने पहला जो सवाल पूछा कि ताकतवर कौन है, तो देखिए ताकतवर एट द फेस ऑफ इट, एट द फेस ऑफ इट हमको इजराइल ताकतवर लगता है क्योंकि ताकत इजराइल दिखा रहा है और वो हावी भी है। लेकिन अगर इसकी परतें आप उठाना शुरू करें तो इजराइल ताकतवर इसलिए है क्योंकि अमेरिका का बहुत ज़बरदस्त साथ है। अगर अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स ने GBU-57 बंकर बस्टर यानी कि मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेशन बॉम्ब्स का इस्तेमाल ना किया होता तो शायद इजराइल की स्थिति वो ना होती जो इस समय है। ये याद रहे कि ईरान 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एक बहुत बड़ा मुल्क है और इजराइल बहुत छोटा मुल्क है, बहुत छोटा मुल्क है। इजराइल पिछले 2 साल से जंग में है। इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ हमास और हिजबुल्ला और हूतियों ने मिसाइल्स दागी हैं और आयरन डोम का पूरा इस्तेमाल हुआ है, यानी कि जो उसके पास रिजर्व्स थे वो कम हुए हैं, उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हुई है और ऐसे में उसने जब ईरान के साथ में पंगा लिया है तो याद रहे कि उसकी स्थिति अभी इतनी अच्छी नहीं है कि वो बहुत लंबी देर तक ईरान के साथ युद्ध कर सके। जहाँ तक ईरान का सवाल है, ईरान क्योंकि एक बहुत बड़ा मुल्क है, उसके अंदर एक दूसरे किस्म का जज्बा पाया जाता है जिसमें रिलीजियस एंगल बहुत स्ट्रॉन्ग है। उसकी इकोनॉमी भी, उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बहुत हैं, उसके ऊपर सैंक्शंस बहुत हैं, लेकिन चाइना और रूस को तेल के निर्यात से उसकी इकोनॉमी चल रही है। तो अगर लॉन्ग टर्म में बात करी जाए, अमेरिका को इधर से हटा दिया जाए तो ईरान ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं इस पे भी एक रिएक्शन आपसे लूँगी कि अमेरिका का जो स्टैंड इजराइल के लिए है वो जब लगातार भारत और पाकिस्तान का चल रहा था, वॉर लाइक सिचुएशंस आ गया था, उस टाइम अमेरिका ने खुल के हमारा समर्थन नहीं किया। उस टाइम देखिए आप, उस टाइम अमेरिका के स्टैंड को आप किस तरीके से
बोलना चाहेंगे, टिप्पणी उस पर क्या करना चाहेंगे, जैसा इजराइल को अमेरिका स्टैंड दे रहा है। दूसरी तरफ ये कह रहा है कि सीज फायर का हमने कर लिया है, बातचीत हो गया है, सीज फायर को लेकर बातचीत हो गई है, सब शांत हो जाएगा। मतलब आप दोहरा चरित्र दिखा रहे हो, इजराइल के साथ अलग हो, आप इंडिया के साथ अलग हो, फिर सीज फायर वाला क्रेडिट ले रहे हो, करना क्या चाह रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत लोगों के मन में सवाल है और सवाल बिल्कुल जायज़ है, लेजिटिमेट है। अब पहले इंडिया पाकिस्तान के लिहाज से बात कर लेते हैं। इंडिया एक बहुत ही उभरती हुई पावर है और इस चीज़ का अंदेशा 1947 में अंग्रेज़ों को और अमेरिकनों को हो चुका था कि इतने बड़े मुल्क को, जहाँ पर इतने सारे वसाइल हैं, इतनी ज़बरदस्त ह्यूमन रिसोर्स है, इतना बड़ी सिविलाइजेशनल बैकिंग है इस मुल्क के पास में, इसको अगर आज़ाद कर दिया जाए जिस हालत में है, तो ये हमको आगे आने वाले समय में चैलेंज करेगा। तो उन्होंने इस देश का विभाजन किया, धर्म के नाम पर विभाजन किया, और आज भी उनको ये चीज़ सताती है कि भारत कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। इस समय भारत जर्मनी की इकोनॉमी से स्ट्रॉन्ग हो चुका है जी। और या उसके करीब है। हाँ। भारत की जो रक्षा क्षमताएं हैं वो बहुत बढ़ चुकी हैं, अव्वल दर्जे की हैं, उस लेवल तक की है कि अगर भारत अमेरिका का साथ ना दे तो इंडो पैसिफिक रीजन में चाइना का मुकाबला अमेरिका नहीं कर सकता। ना चाहते हुए भी उसको भारत के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि भारत बहुत ही पावरफुल मुल्क है, न्यूक्लियर पावर है, और न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान या इजराइल की तरह नहीं है। न्यूक्लियर पावर विद ट्रायड है, और ट्रायड वाली पावर मेरे ख्याल से पूरी दुनिया में, विश्व में अगर भारत की बात करें तो 5वें स्तर का इस तरीके का मुल्क है। ये एक वाहिद मुल्क है चाइना, रशिया और अमेरिका के अलावा जो सैटेलाइट्स को भी मिसाइल से टारगेट कर सकता है। ये इसकी काबिलियत है। हाइपरसोनिक मिसाइल्स जैसी उन्नत तकनीक के ऊपर भी महारत रखता है। तो कोई भी नहीं चाहेगा, और अमेरिका खास तौर से नहीं चाहेगा कि भारत को खुला छोड़ दिया जाए, और उसको चेक करने के लिए अगर कोई मुल्क है तो वो पाकिस्तान है। चीन भी पाकिस्तान को शय इसीलिए देता है कि भारत को दबाव में रखा जाए, उसको कमज़ोर रखा जाए, और अमेरिका भी कहीं ना कहीं इसी मानसिकता से उसका समर्थन करता है। लेकिन जियोपॉलिटिकली अगर बात करें मध्य एशिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पाकिस्तान ही एक ऐसा मुल्क है जिसके थ्रू, जिस तरीके से मैंने बोला कि ईरान के थ्रू हम सेंट्रल एशिया जाना चाहते हैं, इसी तरह अमेरिका अगर सेंट्रल एशिया में जाना चाहता है तो पाकिस्तान ही है जो अमेरिका को अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स के अंदर जाने की जाने का रास्ता है। अमेरिका खुल के पाकिस्तान के इसीलिए वो भारत के खिलाफ नहीं आ रहा था। उसकी ये मजबूरी है कि पाकिस्तान के साथ खड़ा रहे वो, क्योंकि अगर वो नहीं खड़ा रहेगा और पूरी तरह अगर पाकिस्तान चीन के साथ हो जाता है तो देखिए भारत वो सहूलियत प्रदान करेगा नहीं अमेरिका को। ज्योग्राफी भी नहीं है उस तरीके से कि वो सपोर्ट कर सके। पाकिस्तान चाइना के खेमे में हो गया, फिर नामुमकिन है। ईरान किसी भी हालत में ये नहीं कर सकता, और इराक जो है वो सेंट्रल एशिया से थोड़ा परे हो जाता है। एक चीज़ और भी हम बात कर रहे थे सर, जैसे कि आप बता रहे हैं कि अब हमारे पास इतने अच्छे डिफेंस सिस्टम है जिनका पूरा पूरा विश्व लोहा मान रहा है। कई जगह से तो अब ऑर्डर्स भी आने शुरू हो गए हैं धीरे धीरे। कई ऐसे हथियारों के लिए ऑर्डर्स आने शुरू हो गए हैं। 5th जनरेशन के हथियारों की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको, कब तक वो डेवलप होंगे, उसकी कितनी आवश्यकता होगी आने वाले समय में? देखिए, जब 5th जनरेशन की बात करते हैं तो हम एमका फाइटर जेट की बात कर रहे हैं, और आने वाला समय नेटवर्क का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, और अगर आपके पास उस तरीके की काबिलियत नहीं है तो आप बैटलफील्ड के ऊपर टिक नहीं पाएंगे। ये फ्यूचरिस्टिक रिक्वायरमेंट है इंडिया की, और चाइना हमसे इस मामले में काफ़ी आगे है। ये वो तकनीक है जो कोई मुल्क आपको देगा नहीं। कोई नहीं चाहेगा कि आप मजबूत हो, तो ये आपको खुद ही स्वयं अपने घर में अपने आप अपनी क्षमताओं के हिसाब से विकसित करनी पड़ेंगी। एमका की अगर बात करें तो ये 2030 तक इसके ट्रायल्स शुरू हो जाएंगे, और कहते हैं कि 2030 के मध्य तक ये इंडक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब देखना है कि क्या ये अचीवेबल होगा या नहीं होगा, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जो समस्या हमारे सामने है वो जेट इंजन को बनाने की है, और आपके दर्शकों को ये बताना बहुत
ज़रूरी समझता हूँ इस बात को लेकर कि न्यूक्लियर बम बनाना आसान है, न्यूक्लियर सबमरीन बनाना आसान है, सैटेलाइट बनाना आसान है, चांद के ऊपर अपना चंद्रयान उतारना आसान है, लेकिन एक जेट इंजन बनाना बहुत बहुत मुश्किल है। बहुत ही कम देशों के पास उन्नत जेट इंजन बनाने की काबिलियत है और भारत भी प्रयास कर रहा है। सफलता जरूर मिलेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। सर, ऑपरेशन सिंदूर से आप बहुत जुड़े रहे और मैंने आपके सोशल मीडिया पोस्ट देखे जिसमें आपने बहुत एग्रेशन भरे लहजे में भी लिखा था कि क्या अब पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम के दंगे छिड़ेगा। ये एक पोस्ट आपने किया था, क्या ये नया था इस बार? देखिए, ये हमास से प्रेरित था। हाँ। हमास का हमला जो अक्टूबर 7 2 साल पहले हुआ था, उसी से प्रेरित था और कहीं ना कहीं उन्होंने गुजरात से इसका क्यों लिया था। गोधरा के अंदर जब इस्लामिस्ट ने संतों की बोगीज को जलाया था और जो श्रद्धालुओं की जो पार्थिव शरीर थे, जब वो अलग अलग अपने घरों तक पहुँचे गुजरात के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग जगहों पर, तो उससे एक भावना उत्पन्न हुई, पैदा हुई और जिसके बाद हमने सबने देखा कि क्या हुआ। जी। पाकिस्तान को ये लगा कि पहलगाम के अंदर एक ऑपरेशन करते हैं जहाँ पर पूरे हिंदुस्तान से लोग आए होंगे, कश्मीर को भी हाईलाइट करेंगे और साथ के साथ जब इनकी डेड बॉडीज इनके नेटिव प्लेसेस पर जाएंगी तो भावनाएं भड़केंगी और सोसाइटी डिवाइड होगी। और सोसाइटी डिवाइड होगी, दंगे होंगे, तो वो पाकिस्तान के हित में होगा। पाकिस्तान का हित टू नेशन थ्योरी को लेकर था। जब से ये बना है तब से वो टू नेशन थ्योरी को बहुत ही शिद्दत से गार्ड करता है और आसिम मुनीर ने भी इसी बात का हवाला दिया था। तो टू नेशन थ्योरी को अंडरलाइन करने के लिए ये कार्रवाई की गई और जान के लोगों से उनका धर्म पूछा गया, उनके कपड़े उतार कर उसकी पुष्टि कराई गई और लोगों से कलमा पढ़ने पढ़ाने की भी बात। मैं सॉरी आपको इंटरफेयर करना चाहूँगी। बहुत लोग सोशल मीडिया पर एक ही चीज़ पूछ रहे हैं कि जब वो एक पर्यटन स्थल था तो वहाँ पर क्या कोई सिक्योरिटी नहीं थी, क्योंकि ये चीज़ उठ रही है सोशल मीडिया पर। देखिए, ये बहुत उसके बारे में मैं आपसे समझना चाहूँगी कि क्या है सिक्योरिटी वहाँ की, क्योंकि आप बिल्कुल वहाँ पर सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं थी। हाँ। और सिक्योरिटी का ना होना, इस चीज़ को अंडरलाइन सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसीज, सेंट्रल पुलिस फोर्स और इंडियन आर्मी ने किया था। यूनिफाइड कमांड को ये बताया गया था, जिसकी अध्यक्षता आपके चीफ मिनिस्टर साहब करते हैं और शायद जेएनके की परिस्थिति थोड़ी सी डिफरेंट है, तो कहीं ना कहीं एलजी साहब भी उसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बावजूद भी इस चेतावनी को दरकिनार किया गया, नज़रअंदाज किया गया और ये जो इंटेलिजेंस फेलियर था इसकी बात हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने भी मानी है। तो ये बिल्कुल एक इंटेलिजेंस फेलियर था, इसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग बहुत ज़्यादा कैजुअल हो गए थे, हमें लग रहा था कि अब यहाँ पर आतंकवाद की घटना नहीं होगी। पर्यटन काफ़ी अरूज पर था, तो ये एक बड़ी दुखद घटना हुई। लोग मानने भी लगे थे, हालांकि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग कश्मीर जा रहे थे, आराम से घूम रहे थे। अब फिर जाने लग गए। अब फिर जाने लग गए, एग्जैक्टली। बहुत ज़्यादा समय नहीं बीता, आप ठीक कह रहे हैं कि अब फिर जाने लग गए हैं। वैसे ही नॉर्मल हो चुकी है वहाँ की लाइफ, ऐसा कोई दहशत या कोई ऐसी इस तरह की चीज़ें नहीं है। हालांकि वो हमारा भारतीय खून है जो हम डरते नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल सही है। और इसीलिए हम कदम से कदम मिलाकर चलते हैं हमारी सेना के साथ भी, कि वो जैसे हमारे लिए दिन रात जागते हैं, बॉर्डर्स पर खड़े रहते हैं, हमारे लिए ना जाने किस किस परिस्थिति में रहते हैं, टेम्परेचर और बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं ऐसे समय में। बावजूद इसके और हम भी इसी तरह हिम्मत रखकर आगे बढ़ते हैं कि डराने वाले डराते रहो, हम तो आगे बढ़ते रहेंगे। सर, एक चीज़ और मुझे आपसे जानना था, अब क्योंकि ईरान और इजराइल को भी लेकर हम बात कर रहे हैं, तो भारत में ऐसी कौन सी चीज़ें जिन पर इफेक्ट पड़ सकती है? ये हर आम जनता की जेब से जुड़ी बात। बिल्कुल, अगर तेल की कीमतें अचानक से बढ़ती हैं तो उसका फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने सीज़ फायर का ऐलान किया, उसके बाद सेंसेक्स पे फ़र्क पड़ा और फिर दोनों तरफ से मिसाइलें बम चले, फिर सेंसेक्स का में उछाल और गिरावट आई और ये सिर्फ मात्र 5-6 घंटे 10 घंटे के भीतर हुआ है। तो इजराइल और ईरान के बीच में जो चल रहा है उसका बिल्कुल असर पड़ेगा
आपकी मेरी ज़िंदगी के ऊपर असर पड़ेगा, सबकी ज़िंदगी पर असर पड़ेगा। और ये अगर युद्ध लंबा छिड़ता है, चलता है और इसका दायरा बढ़ता है, यानी कि अगर कतर ने जिस तरीके से कतर ने कल धमकी दी थी कि भाई हमारे ऊपर हमला हुआ है, हम इसका जवाब देंगे। अगर कतर भी जवाब देता है और बाकी मुल्क भी धीरे धीरे उसकी जद में आते हैं, तो आप मान के चलिए कि एक बहुत बड़ी समस्या हमारे जैसे मुल्क के लिए खड़ी हो सकती है। सर, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी आपसे कुछ बातें समझना चाहूँगी। ऑपरेशन सिंदूर क्या पॉज हुआ है या स्टॉप हुआ है? ऑपरेशन सिंदूर अभी पॉज की स्थिति में है। एक्टिव काइनेटिक ऑपरेशंस नहीं किए जा रहे हैं, लेकिन सीज फायर नहीं हुआ है। मिसाइलें, तोपें, क्या हम किसी भी बंदूकें परिस्थिति के लिए तैयार हैं? 100% हमारी मिसाइलें, तोपें, बंदूकें अभी भी दुश्मन की तरफ पॉइंटेड हैं, तैयार हैं। और जो ऑपरेशन सिंदूर में हमने सीखा, उसको हम अपनी नई रणनीति बनाने के अंदर उनका प्रयोग कर रहे हैं। जो जो चीज़ों में हमें कमी लगी उनको दूर कर रहे हैं और हम तैयारी और पुख्ता कर रहे हैं, क्योंकि जैसा भारत सरकार के कई अहदेदारों ने, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, डिफेंस मिनिस्टर, और इन सब ने ये कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सर, एक चीज़ और आपसे समझना चाहूँगी कि कई वॉर्स के आप हिस्सा रह चुके हैं, आपने बहुत नज़दीक से देखा है कई युद्ध। युद्ध के समय में किन हालातों से गुजरती है सेना? ये शायद हर कोई जानना चाहता है कि क्या हालात हैं, कितने देर तक फाइटर्स में रहना पड़ता है, कितने देर तक बॉर्डर्स पे रहना पड़ता है, वॉशरूम अगर आ जाए या कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, कैसे अपने आप को बनाया जाता है? देखिए, जब ऐसी सिचुएशन होती है तो सारी चीज़ें साथ के साथ चलती रहती है। वॉशरूम भी आ जाए तो आप वो कार्रवाई भी करते हैं, और लड़ाई जब चल रही होती है तो चल ही रही होती है, उस समय वैसे कुछ आता नहीं है। और लेकिन कोई भी फौजी जो है नहीं चाहता कि जंग हो। ये बहुत ही भयानक होती है। और टेलीविज़न पर देखना एक अलग बात होती है, जब एक्चुअल में जब चीज़ चल रही हो तो वो एक अलग ही उसका एक मंज़र होता है। तो कोई भी फौजी बिल्कुल नहीं चाहेगा कि युद्ध हो। अगर युद्ध होता है तो वो फौजी के लिए एक गर्व का मौका भी होता है, क्योंकि इसीलिए वो भर्ती हुआ है, इसीलिए उसने ट्रेनिंग करी है, और यही उसका परम कर्तव्य भी है, और यही परीक्षा है, देश यही परीक्षा है। तो वो खुशी खुशी उसको पूरे धर्म और ईमान के साथ लड़ेगा भी। लेकिन अगर उससे पूछे कि युद्ध होना चाहिए, तो जवाब होगा नहीं, क्योंकि शांति सबसे पहले होनी चाहिए। क्योंकि महाभारत में भी शांति प्रस्ताव श्री कृष्ण ने पहले रखा था। जी। जब कहते हैं कि बात समझ में ना आए तो माफ़ी से नहीं, सीधा महाभारत करनी पड़ती है, ना ही बातों से कोई समझे तो सीधा महाभारत ही करने का लास्ट ऑप्शन रहता है। ये तो बात हो गई सर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, इंडिया पाकिस्तान को लेकर। लेकिन आपको लिखने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपकी रुचि लिखने में बहुत ज़्यादा है। कई किताबों में आपने अपनी शब्दों को जो है इस्तेमाल किया है कई जगह पर। अपकमिंग कोई किताब आप सोच रहे हैं जो आप लिखें या फिर लाने वाले हों? अभी मैं और मेरे साथ एक साथी हैं, हम मिलकर 1000 Years of War के ऊपर किताब लिखना चाह रहे हैं कि भारत के अंदर पिछले 1000 सालों के अंदर किस तरीके से युद्ध शैलियाँ बदली हैं, कैसे कैसे युद्ध लड़े गए हैं, और आगे किस तरीके के अच्छा, पहले के युद्ध के कंपैरेटिवली और अब के युद्ध में क्या अंतर देखते हैं आप? बुनियादी आ गई, मतलब ठीक है अब तो और मुझे लगता है आसान हो गया टेक्नोलॉजीज, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ गई है, हथियार, लेकिन जो बुनियादी असूल हैं वो युद्ध के अभी भी बदली नहीं हुए हैं। चाहे वो 1000 साल पहले के हों, चाहे वो आज के हों, युद्ध के जो बुनियादी फॉर्मूले हैं वो आज भी वही हैं जो कौटिल्य ने शायद लिखे होंगे, वो आज भी उतने ही एप्लीकेबल हैं। सर, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल और ईरान, रशिया, यूक्रेन, इन तीनों युद्ध को आप कैसे देखते हैं? क्या टेक्निक्स, क्या चीज़ें सेम इस्तेमाल होती हैं हर चीज़? देखिए, अभी आमने सामने का युद्ध जो है बहुत कम देखने को मिल रहा है। यूक्रेन और रशिया के बीच में जरूर आमने सामने का युद्ध हो रहा है। हमने पाकिस्तान के हर एक्शन का रिएक्शन दिया, उसने एक्शन किया तो हमने रिएक्शन दिया। आप इजराइल, ईरान और रशिया, यूक्रेन के युद्ध को कैसे देख रहे हैं? बिल्कुल, तो मैं यही बता रहा हूँ कि अब जो युद्ध जो बेसिकली जो चल रहे हैं उसके अंदर कॉन्टैक्ट युद्ध नहीं है।
कॉन्टैक्ट वॉरफेयर नहीं है, स्टैंड ऑफ वॉरफेयर है, दूर से हमला करने वाला वॉरफेयर है, जैसा हमने इंडिया और पाकिस्तान के बीच में देखा, जैसा हम ईरान और इजराइल के बीच में देख रहे हैं। सेनाएं आप आमने सामने नहीं खड़ी हैं, टेक्नोलॉजी का एक्सप्लॉयटेशन दोनों तरफ से हो रहा है, और इजराइल और यूक्रेन के अंदर भी हो रहा है, लेकिन वहाँ पे एट्रिशन वॉर है, आमने सामने का भी युद्ध चल रहा है। तो ये फ़र्क है। और चाइनीज़ की तो स्टेटेड, डॉक्यूमेंटेड, स्टेटेड पॉलिसी है कि आने वाले युद्ध हम कॉन्टैक्ट युद्ध नहीं लड़ेंगे। तो आने वाले युद्ध जो होंगे लॉन्ग रेंजेस पर लड़े जाएंगे, कॉन्टैक्ट युद्ध नहीं होंगे। तिब्बत को लेकर आपका क्या ख्याल है? आज़ाद हो जाना चाहिए। तिब्बत एक ऑटोनमस रीजन है फिलहाल, और लेकिन सदियों से वो आज़ाद रहा है, इंडिपेंडेंट कंट्री था वो। उसको 1958-59 में उसके ऊपर जबरन कब्जा किया गया है, और मेरी व्यक्तिगत राय है कि उसको चाइना के चंगुल से छूट जाना चाहिए और वो आज़ाद हो जाना चाहिए। और इसी तरह बलूचिस्तान के लिए क्या बोलेंगे? बलूचिस्तान भी आज़ाद होना चाहिए। हमारे दुश्मन मुल्क के कब्जे में एक आज़ाद खुद मुख्तियार कौम है, जिसको जबरन उसके ऊपर कब्जा किया गया है, तो बलूचिस्तान भी आज़ाद होना। अच्छा, लोग ये कह रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान के वॉर लाइक सिचुएशन के दौरान बलूचिस्तान ने भी अपना हाथ साफ कर लिया, ऐसा कुछ बीएलए ने भी काफ़ी दबाव बना के रखा था पाकिस्तान के ऊपर, और उन्होंने भी काफ़ी हमले करे थे पाकिस्तानी फ़ौज के ऊपर, और उसका फ़ायदा उन्होंने बिल्कुल उठाया, क्यों ना उठाया। सर, एक शब्द अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए, आप बिजनेसमैन कहेंगे उन्हें या प्रेसिडेंट कहेंगे? क्योंकि उनका टैरिफ से शुरू हुआ, जैसे ही उन्होंने सिंहासन ग्रहण किया उन्होंने टैरिफ से शुरुआत की, अपने बिजनेसमैन के कुछ क्वालिटीज़ दिखाने, फिर धीरे धीरे आगे बढ़े वो बाकी चीज़ों में, क्या कहेंगे? देखिए, एक तो वो बहुत जल्दी में है, हाँ, और पाकिस्तानी चीफ आसिफ मुनीर जब गए थे तो ये सामने आया कि वो नोबेल पुरस्कार को भी अपने टारगेट में रख रहे हैं। वो चाहते हैं कि उन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिल जाए, और बहुत जल्दी में है। उन्होंने राष्ट्रपति पद संभालने से पहले कहा था कि यूक्रेन रशिया की जंग जो है मैं 100 दिन में बंद करा दूंगा, और जिस दिन मैं शपथ लूंगा उस दिन गाज़ा से सारे के सारे इजरायली बंधकों को रिहा कर देना होगा हमास को, वरना कहर टूट पड़ेगा। और भारत पाकिस्तान के अंदर भी चलती गाड़ी में कूद गए, और उन्होंने, देखिए, ये सवाल इसलिए भी क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के टाइम जब सीज फायर का क्रेडिट ले रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने कहा मैंने व्यापार का, बिजनेस डील से दोनों को बातचीत की। बेसिकली वो व्यापारी तो हैं ही हैं, तो फेमस बिजनेसमैन हैं। उनको राजनीति के बारे में शायद उतनी वो पकड़ नहीं है, जियोपॉलिटिकल उनको समझ नहीं है, ऐसा समझने में आ रहा है। जिस तरीके से वो अपनी एक्साइटमेंट ट्विटर के ऊपर दिखाते हैं, जिस तरीके से वो डिप्लोमेसी और जटिल कूटनीति के समाधान एक एक ट्वीट के ज़रिए निकालने का प्रयास करते हैं। उनको ना मिडिल ईस्ट के बारे में समझ है, ना उनको इंडिया पाकिस्तान के बारे में पता है। वो इसलिए और कह रहा हूँ क्योंकि वो इंडिया पाकिस्तान और कश्मीर के मसले को 1000 साल पुराना बताते थे। मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ फ़ायदा दिखता है उनको 1% भी, जैसे यूक्रेन से उन्हें फ़ायदा मिल रहा था, उन्हें कमर्शियल फ़ायदा जहाँ दिखेगा वहाँ पर वो कूद पड़ेंगे। तो ये बातचीत थी ईरान को लेकर, इजराइल को लेकर, इंडिया पाकिस्तान को लेकर और रशिया यूक्रेन को लेकर कि इस वक्त मौजूदा हालात क्या हैं। सर, जाते जाते जिस किताब का जिक्र आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले, एक बार उसके बारे में कुछ बताते जाइए। हाँ, और उसका टैगलाइन क्या होगा, वो सबसे ज़्यादा जानना ज़रूरी है। अभी तो खैर उसका टैगलाइन तो अभी तक नहीं उसके बारे में सोचा है, बट इसके अंदर हम दो चीज़ों को साइमल्टेनियसली डील करेंगे। हम बात अलग अलग युद्धों के बारे में करेंगे कि किस युद्ध में क्या हुआ, और साथ साथ उसको थ्योरेटिकली भी वैलिडेट करेंगे, और वॉर की जो थ्योरीज़ हैं उस हिसाब से कौन सा युद्ध किस तरीके से लड़ा गया, और फिर हम आगे युद्ध किस तरीके से लड़े जाएंगे। ये किताब बहुत इंटरेस्टिंग होगी, मुझे लगता है। ऐसा प्रयास है हमारा कि इंटरेस्टिंग हो। नहीं, थैंक यू सो मच सर, आप हमारे साथ आए और आपने बातचीत की, अपनी राय आपने रखी है हर चीज़ पे, हर टॉपिक पे, और इसी तरह हम लगातार आप तक हर अपडेट भी देते रहेंगे और मौजूदा समय में क्या हालात है इस बारे में सबसे पहले जानकारी देंगे। फिलहाल नमस्कार।